इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर की आड़ में? ये सवाल लगातार कहा जा रहा है, और वो क्यों कहा यह जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार इस तरीके के सवाल। क्वेश्चंस, इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था, और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। एक और सवाल पूछा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी जाए। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 56 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने उसका अनुपालन किया है और हर जिले की वेबसाइट की सूची आप सबको जो फोल्डर दिया गया है उसमें है। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक
फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर लें। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। एक और सवाल आया था कि आखिर चुनाव आयोग पात्रता की जांच क्यों कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता ये कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं। रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, या कोई व्यक्ति जो संविधान या किसी कानून के अनुरूप उसको वर्जित किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम नहीं आ सकता। तो आर्टिकल 326 जो कि चैप्टर इलेक्शंस के अंदर आता है, जो कि हम यहां पर आपके समक्ष बैठे चुनाव आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाने के लिए पात्रता की जांच कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में जब जो है समरी रिवीजन हो चुका था तो उसके बाद पिछले 6-7 महीनों में करीबन 22 लाख लोग मृत पाए गए, करीब 32 लाख शिफ्ट हो गए। तो ये आंकड़ा पिछले 6-7 महीने में 22 लाख लोग मर कैसे सकते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अगर समरी रिवीजन हुआ था और अब तक, तो ये आंकड़ा जो है क्यों इतना ज्यादा भिन्न, पहले ये सब क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं इसका मतलब तो ये है 2024 का 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था वो इसका मतलब जो तमाम आप 65 लाख का आंकड़ा अभी दे चुके हैं, हो सकता है ये आने वाले दिनों में और बढ़े, उन फर्जी मतदाताओं के साथ में हुआ था क्या चुनाव। ये तो सिर्फ बिहार की बात हो रही है, तो क्या इन फर्जी मतदाताओं के साथ में 2024 का चुनाव हुआ था। तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर की आड़ में, ये सवाल लगातार कहा जा रहा है। और वो क्यों कहा यह जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार इस तरीके के सवाल। 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए, शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी। तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से यह सत्य सामने आ रहा है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है, अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो, तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। इसके 2 कारण हैं। एक,
तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की है और उसके साथ साथ उनके दायित्व को उनको समझाना, आपको अंदाज होगा कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इस देश में? 10.5 लाख। तो 10.5 लाख बूथ ऑफिसर्स इस गुणवत्ता के साथ काम करें, प्रयत्न पूरा होता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं। अब वो गलतियां सुधारी कैसे जाएं? तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही चुनाव आयोग ने जिन जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है, उन दलों को ही यह अधिकार दिया है कि आपके जिला अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट्स को नामित कर सकते हैं और वो उनको सूची भी दी जाएगी और वो उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स भी उसी बूथ में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, मतदाता की, बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के पास जो डेपुटेशन पर अधिकारी है उसकी, और राजनीतिक दलों की। तो मतदाता सूची को शुद्ध करना, जिस पर हम आगे अब एसआईआर के साथ बढ़ रहे हैं, तो साझी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बूथ लेवल एजेंट्स और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ही काम किया, उसकी कॉपीज मैंने आपको दी हैं कि जो लोग मृत पाए गए, जो लोग स्थानांतरित पाए गए, जिन लोगों के 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, वो सभी ने मिलकर सत्यापित किए हुए हैं। तो शायद इसीलिए जब 1 अगस्त के बाद हमारी डेली बुलेटिन आनी शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी हैं। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? हर मान्यता प्राप्त दल को अभी भी 15 दिन बाकी हैं। अगर आपको अंदाज हो तो 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं। बूथ लेवल ऑफिसर तो सिर्फ जब हम लोगों ने किया था तो 77,000 थे, उसके आधे थे। हम लोगों ने काम 20 दिन में समाप्त कर दिया था। तो मतदाता सूची का गहन परीक्षण एक एक नाम के आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि सभी 12 राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे वो स्टेट पार्टीज के हों, अभी भी समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वही दौर शुरू हो जाता है कि मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है।